मान लो ये इंसान है, ये एक व्यक्ति है, ये इस जगह पर रह रहा है, ये इसका गांव है। अब इसके गांव से जो थोड़ा बड़ा है वो क्या है, उसका गांव किसके अंदर में आता है, किसके अंतर्गत आता है, एक जिले के अंदर में आता है। और जिला किसके अंतर्गत आता है, राज्य। राज्य किसके अंतर्गत आता है, देश। और देश किसके अंतर्गत आता है, विश्व। जिस प्रकार से यह स्थिति बनी हुई है एक इंसान की, मतलब कि विश्व कहाँ है और एक इंसान कहाँ है, आप दोनों की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हो कि इंसान की जगह पूरे विश्व में कहाँ है और फिर ये विश्व कहाँ होगा। आपने पृथ्वी के बारे में जरूर सुना होगा, और हमारा लेसन ही यही है, सौरमंडल में पृथ्वी, तो हमें पृथ्वी से ही शुरू करना पड़ेगा। देखो यह है हमारी पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, जिस पर हम अपना जीवन यापन करते हैं। हम तो क्या, जिस पर पूरे जीव जंतु रहते हैं, हर प्रकार के पशु पक्षी रहते हैं, हर तरह के जीव जंतु रहते हैं। जलीय जीव, जो वायुमंडल में घूमने वाले पक्षी हैं वो, और हम कहाँ रहते हैं, इस पृथ्वी पर रहते हैं। जो पृथ्वी की स्थिति है वो कहाँ पर है, ये पृथ्वी जो देख रहे हैं आप, ये एक सौरमंडल का भाग है। ये जो पृथ्वी है किसका भाग है, सौरमंडल का। और फिर आपने सौरमंडल के बारे में सुना होगा, एक सौरमंडल भी तो किसी का भाग हो सकता है। जिस तरह हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा जिला, हमारा गांव किसी राज्य का, किसी जिले का, किसी देश का हिस्सा है, उसी तरह ये पृथ्वी भी तो किसी एक बड़ी चीज का हिस्सा होगी। जैसे ये इंसान किसी एक पर्टिकुलर जगह का एक हिस्सा है, किसी निश्चित जगह का एक हिस्सा है, तो उसी प्रकार यह पृथ्वी भी एक निश्चित जगह का एक हिस्सा है। पृथ्वी सौरमंडल का ही भाग है, सौरमंडल में पृथ्वी का निवास है। और ये जो सौरमंडल है, सौरमंडल की भी तो कोई ना कोई स्थिति होगी। तो जिस प्रकार पृथ्वी की स्थिति सौरमंडल में है, वैसे ही सौरमंडल की स्थिति आकाशगंगा में है। अब जिस प्रकार पृथ्वी की स्थिति सौरमंडल में है और इंसान की स्थिति पृथ्वी पर है, तो उसी तरह पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। और सौरमंडल किसका भाग है, आकाशगंगा का। अब ये आकाशगंगा भी तो एक किसी का भाग हो सकती है। जिस तरह ये पृथ्वी और ये इंसान किसी एक हिस्से का भाग है, किसी एक स्थिति जगह का भाग है, तो उसी तरह यह आकाशगंगा भी तो किसी का भाग हो सकती है। वो है ब्रह्मांड, जो हमें पूरी तरह से, जिसको हम पूरी तरह से देख भी नहीं सकते, कितना फैला हुआ है। रात को आप जब खुले आसमान के नीचे आते हो तो देखते हो असंख्य तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो क्या आप उससे अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना बड़ा है। हमारी जहां तक नजर जाएगी, जहां तक नजर जाएगी हम वहां तक उसको देख सकते हैं, लेकिन उससे आगे नहीं देख सकते, क्योंकि हमारी आंखों की जो देखने की क्षमता है, हम वहीं तक, जितनी दूर तक देखने की क्षमता है वहीं तक देख सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि जहां तक हमारी आंखें देख सकती हैं, ये ब्रह्मांड, ये विश्व, ये सौरमंडल, ये पृथ्वी वहीं तक है, नहीं। इसका विस्तार बहुत बड़ा है, इसका जो भाग है वो बहुत बड़ा है। एक वैज्ञानिक हुए थे हबल, उन्होंने एक दूरबीन की सहायता से, एक दूरबीन की सहायता से इसको देखा था। उसने ब्रह्मांड को देखने की कोशिश की थी, उसने ब्रह्मांड को देखने की कोशिश की थी कि ये कितना बड़ा है, लेकिन उस दूरबीन से भी वो ब्रह्मांड की स्थिति का, ब्रह्मांड के विस्तार का अंदाजा नहीं लगा पाया था। लेकिन उसने एक चीज जरूर जानी, अपने अध्ययन में उसने एक चीज जरूर जानी कि ये जो ब्रह्मांड है ये विस्तार कर रहा है, अभी भी विस्तारित हो रहा है, अभी भी फैलता ही जा रहा है।
इसका कोई अंत नहीं है। उसने एक थ्योरी बनाई, एक सिद्धांत बनाया था कि जो ये ब्रह्मांड है, जो ये यूनिवर्स है, इसका ना तो कोई आदि है ना कोई इसका अंत है। क्या है? ना तो इसकी शुरुआत हम देख सकते हैं कहां से हुई थी, कहां से नहीं, ना ही हम इसका अंत देख सकते हैं कि ये कहां तक फैला है और कहां पर खत्म होगा, नहीं। लेकिन उसने एक खोज जरूर की थी। उसने क्या खोज की? उसने जब दूरबीन से देखा तो उसने देखा कि ये जो ब्रह्मांड है ये फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। अब ब्रह्मांड में ये आकाश गंगाएं होती हैं। हमारी एक आकाश गंगा है जिसमें हमारा सौरमंडल है, हमारी एक आकाश गंगा है जिसमें हमारा सौरमंडल है। ये एक आकाश गंगा नहीं है, ब्रह्मांड में ऐसी असंख्य आकाश गंगाएं हैं, अरबों खरबों की संख्या में, अरबों खरबों की संख्या में आकाश गंगाएं हैं। और उन आकाश गंगाओं में बहुत सारे सौरमंडल हैं। ये तो हम सिर्फ अपने वाले सौरमंडल को देखते हैं जिसमें हमारी पृथ्वी है। ये तो हम सिर्फ अपने वाली आकाश गंगा को देखते हैं जिसमें हमारा सौरमंडल है और हमारी पृथ्वी है। केवल ये ही नहीं, आकाश गंगाएं तो बहुत सारी हैं, अरबों खरबों की संख्या में। अरबों खरबों की संख्या में आकाश गंगाएं हैं। जिस तरह अरबों खरबों की संख्या में आकाश गंगाएं हैं, उसी तरह आकाश गंगा में असंख्य तारे हैं, असंख्य तारे हैं। जिस प्रकार हमारे सौरमंडल में सूर्य है, सूर्य वास्तव में एक तारा है। अब जैसे सूर्य एक तारा है हमारे सौरमंडल में, तो उसी तरह आकाश गंगा में ऐसे तो असंख्य तारे हैं, असंख्य, जिनकी कोई गिनती नहीं है, जिनका कोई मतलब कि आदि ना अंत है, मतलब कि पता ही नहीं है, गिन ही नहीं सकते, इतनी असंख्य तारे हैं, इतने सारे तारे हैं। फिर उतने ही असंख्य आकाश गंगाएं हैं। और उन अगर एक आकाश गंगा की बात करें तो एक आकाश गंगा में असंख्य तारे हैं। उन असंख्य ताराओं में एक हमारा है सूर्य, जो एक हमारे लिए एक बहुत बड़ी ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य हमारे लिए एक बहुत बड़ी ऊर्जा का एक स्रोत है। यहां तक हमने पढ़ा कि जो पृथ्वी है वो सौरमंडल का भाग है और जो सौरमंडल है वो एक आकाश गंगा का भाग है। जिस तरह ये एक आकाश गंगा का भाग है, उसी तरह ये आकाश गंगा एक ब्रह्मांड का भाग है। अब हमें ये नहीं पता कि ब्रह्मांड में एक है या क्या, कितने हैं, इनका भी नहीं पता। क्या पता, मान लो जैसे ये सौरमंडल बहुत सारे हैं, जैसे बहुत सारी असंख्य अरबों की संख्या में आकाश गंगाएं हैं, क्या पता हमें असंख्या की संख्या में ब्रह्मांड भी हो। और जिस तरह हमारे पृथ्वी पर जीवन है, उसी तरह क्या पता इन आकाश गंगाओं में असंख्य अरबों खरबों की संख्या में ग्रह हो और उन ग्रहों पर भी क्या पता जीवन हो। लेकिन ये अभी तक हमें पता नहीं चल पाया। लेकिन वैज्ञानिकों की कोशिश जरूर रहती है कि वो इन चीजों के बारे में जाने। तो आज की क्लास में हमने ब्रह्मांड के बारे में जाना, ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं की क्या स्थिति है उसके बारे में जाना, आकाश गंगा के अंदर सौरमंडल की क्या स्थिति है उसके बारे में जाना। तो जहां तक हमने पढ़ा है, तो आशा करता हूं यहां तक आपको समझ आया होगा। तो अब हम इसको सौरमंडल, ये हमारा बहुत बड़ा पार्ट है, इसको हम अगले नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगली बार मैं इसको लेकर आऊंगा, तब आपको साथ में कॉपी पेन लेके बैठना होगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे आंकड़े हैं, वो आपको नोट करने होंगे।